नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी उपचुनाव के सबक। जी हाँ, प्रदेश की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा आ गया है। अब इन नतीजों से कौन सबक लेगा, ये सवाल तो है ही, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि उपचुनाव के जनादेश ने क्या संदेश दिया है। विजयपुर की हार के बाद रामनिवास रावत का बीजेपी में क्या भविष्य होगा। अब बीजेपी उन्हें कहाँ एडजस्ट करेगी और क्या विजयपुर में मिली जीत से जीतू पटवारी को मजबूती मिलेगी, और क्या बुधनी जीतने के बाद बीजेपी ये मंथन करेगी कि उसकी जीत की लीड आखिर कम क्यों हुई। आज चर्चा नहीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव का जनादेश, किसे क्या संदेश। विजयपुर और बुधनी सीट पर हुआ उपचुनाव बेहद ही रोचक रहा। नतीजों से यहां की जनता ने कई संदेश दिए। विजयपुर में सबसे बड़ा संदेश तो ये कि पाला पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने बदला। उपचुनाव का ये जनादेश कांग्रेस को ताकत देने वाला भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस जीत से पटवारी मजबूत होंगे, क्योंकि अभी तक उन्हें सिर्फ हार का मुंह ही देखना पड़ा था, लेकिन अब उन्होंने जीत का स्वाद भी चख लिया, तो उनका कद प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बढ़ेगा। और इस विजयपुर की जीत और बुधनी में कम अंतर से हार के बाद जीतू के तेवरों से भी ये लग रहा है कि वो आने वाले दिनों में बीजेपी के खिलाफ और आक्रामक रणनीति अपनाएंगे। विजयपुर की जनता ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की। ये जीत विजयपुर की सबसे प्रथम वो कार्यकर्ता जिसने विजयपुर में काम किया, जेल गए, यातनाएं सही, डरे नहीं, लड़ते रहे। वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे थानेदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो। और भारतीय जनता पार्टी का आतंक, अद्भुत आतंक, सबका मुकाबला किया। पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दे दिया आपने कि अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे। विजयपुर जीत से कांग्रेस उत्साहित है, तो बुधनी में बीजेपी ने अपनी जीत को बरकरार रखा। वहीं अपनी हार पर रामनिवास रावत ने अटल बिहारी वाजपेयी की कविता क्या जीत में क्या हार को पोस्ट कर ये मैसेज दिया कि वो संघर्ष करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में पूरे दिल से आए हैं और उसकी रीति नीति पर चलेंगे। उन्होंने अपनी हार के पीछे कहा कि लोगों को गुमराह किया गया, इसलिए ये नतीजे आए। मैं चाहता था कि विजयपुर क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे ले जाऊं। ये मेरा राजनीति में कदम रखा उसी दिन से संकल्प है, और इसको मैं, जनता ने भले ही मुझे नकार दिया हो, लेकिन मैं जनता के बीच में रहूंगा, जनता के सुख दुख में साथ रहूंगा। परिस्थितियां ऐसी रहीं, जनता को उन्होंने भ्रमित किया और जनता को बरगलाया। जो भाजपा के मूल भाजपा के लोग थे उनको बरगलाया और कहा कि अगर ये जीत के आ गया तो तुम्हारी कौन सुनेगा, अपने आदमियों को देखेगा। जबकि ऐसा नहीं है, मैं पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति और सिद्धांतों पर चलता रहूंगा। बुधनी और विजयपुर के नतीजे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम है, लेकिन अब सवाल ये है कि रामनिवास रावत के पास क्या विकल्प बचा है। बीजेपी ने उनके लिए क्या सोचा है। क्या अब उन्हें निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा। खैर, जिस तरह से बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया और वन मंत्री बनाया था, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दे सकती है। रामनिवास रावत भले ही हार गए हो, लेकिन उन्होंने बीजेपी के हार के अंतर को कम किया है। लिहाजा 2028 में बीजेपी यहाँ की समीकरण बदलने की फिर कोशिश करेगी। तो बुधनी के लिए कांग्रेस का प्लान भी कुछ ऐसा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरी और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। वो विजयपुर के मतदाता इतने भोले कि कांग्रेस ने बरगला दिया, और जो मूल भाजपा ही है उनको भी इतना बरगला दिया कि रामनिवास रावत बेचारे हार ही गए। नहीं, आज के जमाने में लोकतंत्र में मतदाता बरगलाने से काम नहीं चलता। हाँ, थोड़ा बहुत आ जाता है और उनके दिमाग में कोई बात बैठा दी जाती है। जैसे लोकसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ था कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण, तो उसका असर पड़ा था थोड़ा बहुत। पर
इसका मतलब लंबा हार से नहीं होता, कुछ कुछ हार से मतलब होता है। लेकिन मनोज जी, आपको याद होगा कि आपके ही कार्यक्रम में मैंने कहा था कि जो भी कार्यकर्ता, जो भी मतलब प्रत्याशी, जी चाहे वो मुकेश मल्होत्रा हो या रामनिवास रावत, अपने पुराने वोटों के साथ नई पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल कर लेगा, वो चुनाव जीतेगा। और वहां उस आदिवासी और जाटव दलित समाज के वोट और जो है कुछ भाजपा के वोट मुकेश मल्होत्रा जी के पक्ष में जाने से वो चुनाव जीत गए। भाजपा के वोट जाने का सीधा अभिप्राय ये है कि आज मैंने अपने कॉलम में भी ये लाइन लिखी है, मैं फिर से एक लाइन, दो लाइन में जल्दी से बोल देता हूं जी कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त जो है वो विभीषण थे, और उन्होंने उनको राज्य अभिषेक करने के साथ चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। यानी जो भगवान के इतने निकट और प्रिय थे, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का कोई सनातनी अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता। यानी कि हमारी शक्ति इतनी है सनातन मानने वालों की तो आप कि इशारों में रावण किसको बता रहे हैं? भगवान शर्मा जी जिसको अपने एक भगवान आईएएस जिसको शर्मा जी अपने एक आईएएस हैं, उनका नाम में विभीषण है। हाँ, नहीं, ये तो संघ के भी एक विभीषण सिंह थे यहाँ, आप भी जी। जानते हैं उनको। पर अधिकांशतः ये माना जाता है कि कोई आदमी अपने भगवान के प्रिय व्यक्ति का नाम भी रखना नहीं चाहता, तो अपने नेता के द्वारा दिए गए व्यक्ति को वो पूर्णतया स्वीकार करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में वो व्यक्ति नेता होता है जिसकी जेब में पैसे होते हैं और जेब में हाथ डालने की जिसमें ताकत होती है। भारतीय जनता पार्टी में वो व्यक्ति नेता बनता है जिसको कार्यकर्ता पसंद कर लेते हैं या कार्यकर्ता स्वीकार कर लेते हैं। जिन शिवराज जी के लिए लाडली बहनें तेजी से रो रही थी या अपने दुख का इजहार कर रही थी, आज मोहन यादव जी को बराबर नेता मान लिया गया क्योंकि हाईकमान के निर्णय को कार्यकर्ता ने स्वीकार किया। इसका अभिप्राय ये नहीं हो सकता कि रामनिवास रावत के निर्णय को भी विजयपुर का भाजपा का कार्यकर्ता स्वीकार कर लेगा। ये मैं पहले दिन से, आप दोनों को याद है, मैं पहले दिन से ये बात बोल रहा हूं कि रामनिवास रावत जी एक ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें आना था तो सिंधिया जी के साथ आते, वो बाद में आए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वो निहित स्वार्थ के लिए आए हैं, और भाजपा का कार्यकर्ता किसी निहित स्वार्थी को स्वीकार करेगा, इसकी स्थिति नहीं है। इससे एक बड़ा संदेश, सबसे बड़ा संदेश ये गया कि बीजेपी की लीडरशिप इस अहंकार में न रहे कि कार्यकर्ता उसकी कठपुतली है। कार्यकर्ता को जब लगता ये तो है, 2018 में भी दिखा दिया था ना कार्यकर्ताओं ने, उसके बाद भी सबक नहीं लिया। उस समय तो अडानी ने भी दिखा दिया था। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं की कठपुतली नहीं है, वो विचार का समर्थक है। विचार के लिए वो सब कुछ न्योछावर करता है, लेकिन आप लगातार सर पर बैठाएंगे, कोई स्वीकार नहीं करेगा। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां इंस्टेंट लीडरशिप की जरूरत नहीं है, या पहले से ही भरपूर मात्रा में नेता हैं, और 4-4 बार, 5-5 बार इस विधानसभा सीट को भाजपा ने जीता है। हम प्रभु जी से हमारी बात हो रही थी जनसंघ के जमाने से लगा करके, और जनता पार्टी, और फिर उसके बाद बाबूलाल मेवाड़ा 2 बार, सीताराम आदिवासी 1 बार करके 5 बार भाजपा जो है विजयपुर की सीट को जीती है, और 2018 में ही जीती है। कोई लंबा मामला नहीं था। इसलिए ये सीट ऐसी नहीं है कि ये परंपरागत कांग्रेस की सीट है छिंदवाड़ा की तरह। इसलिए जो है एक बात मानने की है कि कार्यकर्ता ने ये संदेश दिया है कि आप हमारे नेता हैं, माई बाप नहीं है, आप माई बाप बनने की कोशिश मत करिए। तो ये जो गुरूर नेतृत्व का तोड़ा है विजयपुर में, वो है। दूसरी बात, मैं आऊंगा दोबारा शर्मा जी। जी, तो प्रभु जी नेतृत्व का गुरूर तोड़ दिया, लेकिन ये जो वो कह रही थी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो हार के बाद कह रहा था कि हम तो पिछली बार 18,000 से ज़्यादा वोटों से हारे, इस बार हमने अंतर कम कर लिया है। तो वाकई में क्या जनता ने नकार दिया या कार्यकर्ताओं के कारण हारे, या इसमें भी खुश है कि ठीक है भैया अंतर कम हो गया? ये बात हो रही है कि बुधनी पर वो चुप्पी साथ जाते हैं, वो कहते हैं तब तो शिवराज जी लड़े थे। हाँ, सुरेश शर्मा जी ने एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया था, निहित स्वार्थ, जी, जो रामनिवास रावत के बीजेपी में आने के लिए प्रयोग किया था, और वही शब्द जो है यहाँ पर भी लगता है। रामनिवास रावत जब बीजेपी में आए तो क्यों आए, उनका क्या निहित स्वार्थ था? लेने वालों का लोकसभा का एक चुनाव जीतना था, और उसके तहत उनको रामनिवास रावत को यहाँ पे बीजेपी में लेकर आए थे।
अब वो लेकर आए थे, कमिटमेंट हुआ, उसको पूरा करने आए, क्योंकि यदि 2000 जो अभी शर्मा जी ने बताया 2018 में ही बीजेपी उस सीट को जीती थी। 2023 में ये मुकेश मल्होत्रा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से संघ से जुड़े हुए भी रहे हैं वो, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने सहरिया विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया था पहले। बीजेपी के मंच पर वो रहे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दम पर वो आगे बढ़े, और जब बीजेपी ने उनको टिकट ना देकर इधर बाबूलाल मेहरा को टिकट दिया 2023 में, तो उन्हें बगावत कर दी, निर्दलीय चुनाव लड़े, 44,000 वोट उन्होंने लिए। आदिवासी समाज से थे, उसी सहरिया आदिवासी समाज से थे जिसके 70,000 करीब वोट हैं, उसमें से 44,000 वोट तो व्यक्तिगत उनके इस पक्ष में गए, तो निश्चित तौर पर एक वजन उनके पास था। बीजेपी ने इस पूरे गणित को नहीं समझा। बीजेपी को लगा कि बीजेपी के नेता इस गरूर में रहे कि हम तो जिता ही ले जाएंगे, हम तो जिता ले जाएंगे। जो अभी आपने कहा 2018 में हुआ था, वैसा ही हुआ था उस समय भी। उन्होंने कहा कि ये फलाने आदमी की बहुत नेगेटिव रिपोर्ट है, कार्यकर्ता भी नाराज है, बोले नहीं हम इनको जिता ले जाएंगे, 2 सभाएं कर देंगे, जीत जाएंगे। तो आप देखिए उस समय विदिशा हार गए, भोपाल दक्षिण जैसी सीटें हार गई थी बीजेपी, बहुत सारी सीटें ऐसी हारी जो लग नहीं रहा था बीजेपी हारेगी। बिल्कुल। तो जनता समझदार है। जो रामनिवास रावत कह रहे हैं जनता को बरगला दिया गया है, तो शायद वो खुद ही बरगलाने में आ गए थे। जनता नहीं आती बरगलाने में, उसको जब मौका मिलता है, जब दांव पड़ता है, वो सबक सिखाने से बाज नहीं आती है, अपना काम पूरा कर देती है। तो रावत जी यदि 2023 में मुकेश मल्होत्रा के दम पर चुनाव जीते थे, जो आप लीड की बात कर रहे हैं, तो वो 2024 का ये उपचुनाव कैसे जीत जाती है, तो एक आम आदमी भी यदि कागज पेन लेकर बैठेगा तो उसके समझ में नहीं आएगा। लेकिन नेताओं को लगा कि हम जिता ले जाएंगे, उन्होंने कोशिश की, और कांग्रेस ने अच्छा किला लड़ाया। जीतू पटवारी ने बहुत अच्छी मेहनत की वहां पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़े वैसे ही हो रखे गया वो। जैसे उनके अफसरों ने कह दिया था ना, कोदो कुटकी खा के हाथी मर गए, ऐसे किसी नेता ने कह दिया होगा कि इस बेल्ट से हम आपको जिता हम आपको देंगे। जिता ले जाएंगे। तो ये निश्चित तौर पर उसकी हार है, बीजेपी की रणनीतिक चूक है पूरी की पूरी। आपने जो एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जो चुका हुआ मान लिया था जनता ने, जो जनता के दम पर नहीं जीता था, जो लगातार चुनाव हारा, लोकसभा भी हारा, पिछला विधानसभा चुनाव भी भी जनता हारा। के दम पर नहीं जीता था कह सकते हो। जो समीकरण बने थे, त्रिकोणीय संघर्ष हुआ जिसमें मुकेश मल्होत्रा ने 44,000 वोट काटे, तो इस चक्कर में वो जीते, नहीं तो मल्होत्रा जीतते या फिर बाबूलाल मेहरा जीतते। बिल्कुल, इनका नंबर तो तब भी नहीं लग रहा था। तो ये पूरी की पूरी तरह बीजेपी की एक चूक थी जिसको उन्होंने सुधारने की कोशिश की, लेकिन गलती इतनी बड़ी हो चुकी थी, जनता समझ चुकी थी। और एक बहुत बड़ी बात एक और है जो भी शर्मा जी ने भी कहा कि आप जब दल बदल करते हैं तो बार बार दल बदल पर जनता स्वीकार नहीं करती है। जो 22 लोग आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कमलनाथ सरकार के दौरान, उस समय का एक अलग माहौल बन चुका था जनता के मन में उस सरकार के प्रति। तो जनता ने उनको स्वीकार कर लिया कि चलो एक बदलाव, चूंकि उनको एक अच्छा शासन उसके पहले देखा था उनने, उनको ऐसा लगा कि ये 15 महीने का जो शासन है, तबादलों का अंबार उस समय भी लगा था, लोगों के काम नहीं हो रहे थे, विकास कार्य ठप पड़े हुए थे, मुख्यमंत्री रोना रोता था कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, शिवराज सरकार जो है पूरा बजट खाली कर गई है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं कुछ काम करने के लिए। तो जनता ने ऐसी सरकार की जगह एक ऐसी सरकार को चुना था जो ये कहते थे कि पैसे की कमी नहीं, हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे कहीं से भी। बिल्कुल। तो जनता ने वहाँ पर 22 लोगों को स्वीकार किया आपके, उनमें से उस समय भी 3 लोग हारे थे मंत्री चुनाव। बिल्कुल। तो ये पूरा एक समीकरण था जिसको बीजेपी के नेता शायद इस मुगालते में रहे कि हमारे कार्यकर्ता, बूथ मैनेजर और दुनिया भर जो उन्होंने टीम बनाई है वो जिता ले जाएंगे। लेकिन वो कार्यकर्ताओं को भी पता है कि यदि एक बाहरी व्यक्ति आकर आपके सिर पर बैठ रहा है तो वहाँ की जो स्वाभाविक लीडरशिप आपने तैयार की है कई सालों में, तो वो लीडरशिप खत्म होती है, उसका पराभव होता है। बिल्कुल। तो वो यहाँ पर दिखाई दिया है मनोज तो जी। ब्रजेश जी दिखाई दिया, क्योंकि 18 और 23 में अंतर है ना। 23 में आपके पास इतनी बम्पर सीटें थी कि उल्टे आपके यहाँ से कोई चला जाता तो जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने एक चुनाव जनता पर भी थोपा और कार्यकर्ता पर भी थोपा जो इंतजार कर रहा था। और इस चुनाव ने ये बताया कि जो विचारधारा से डिगेगा उसका क्या असर होना, चाहे वो महाराष्ट्र की हम बात कर लें, चाहे विजयपुर की बात कर लें, कि उद्धव ठाकरे की सीट देख लीजिए, शिंदे की सीट देख लीजिए, अजित पवार शरद पवार को देख लीजिए। तो अब ये मौका है, कम से कम नेता इससे सबक ले सकते हैं। जो बड़े नेता खुद को समझते हैं कि हम किसी को जिता लेंगे वो भी, और जो इस प्रत्याशा में है कि हम कभी पाला, हम जो इस पाले से उस पाले में कूद जाएंगे, खासतौर से बीना जैसे विधायकों की अगर हम बात करें। देखिए मनोज जी, जनता ने जब जब नेताओं को अभिमान हुआ है तो उसका पानी उतारने में देर नहीं की। आप देखिए कि यदि वो केंद्र की मोदी सरकार ये सोचती है कि 400 ले जाएंगे, तो जनता ने पानी उतार दिया। जब आपको आवश्यकता थी, जो प्रभु जी ने कहा, तब आपने एक्सेप्ट किया कि आप तुलना कर रहे थे कि पिछली सरकारों ने बेहतर काम किया है, एक सरकार 15 माह में आई, जब उसके पूत के पाँव पालने में ही ऐसे दिख रहे हैं, तो उनको एक विकल्प मिला था और उन्होंने विकल्प को चुना। तो ये जनता समझदार है, निर्णय लेती है। तो अब नेताओं को सबक लेने की बात है। जनता तो बार बार सबक दे ही रही है, आपको एक तरह से चेतावनी दे रही है, आपको सतर्क होने के संकेत दे रही है कि समझ जाइए। जो आपने महाराष्ट्र में देखा, जो आपने दूसरे राज्यों में देख रहे हैं,
तो अब सबक लेने की बात नेताओं की है कि आपको ज़रूरत है तब लीजिए। उन नेताओं के लिए भी है, कांग्रेस के नेताओं को भी, कि जिनको लगता है कि सत्ता का लाभ हमको मिल जाएगा, सत्ता की लालच में हम वहाँ चले जाएंगे, तो उनको भी सबक जो है वो भी खो देंगे आप। जैसे हमने रामनिवास रावत के साथ देखा है और हमने इससे पहले भी राहुल लोधी के साथ देखा था। तो लोगों को सबक लेना चाहिए, बीजेपी को सबक ये लेना चाहिए कि भाई लगातार आप जो लेते आ रहे हो लोगों को, उससे आपके कार्यकर्ताओं में भी नाराज हो रही, जनता के बीच में भी एक गलत संदेश जा रहा है कि भाई आपको जरूरत नहीं है। आप जिन लोगों से लड़ते रहे, आपके कार्यकर्ता तमाम इतने सालों से लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, अब आप उन लोगों को ले आते हो, तो उनसे आपका कार्यकर्ता जो लड़ता रहा है वो कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे समन्वय बनाएगा, और उसको फिर नीचे देखना पड़ता है। जो रामनिवास रावत के हम खुद के बयान अभी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये भ्रम फैलाया गया कि भाई मैं आ जाऊंगा तो मैं अपने लोगों को वहां पे महत्व दूंगा, इन लोगों की कुछ लेकिन फर्क दोनों नहीं चीजें होगी। कह रहे हैं ना, अटल जी की तो कविता की पंक्ति भी सुना रहे हैं कि ये भी सही वो भी सही। जब वो सही है तो फिर वो दूसरे ट्वीट की जरूरत ही नहीं थी, और जब वो दूसरा कर दिया तो इस कविता का कोई मायने नहीं बच रहे हैं ना। निश्चित तौर कि पर कर्तव्य अभी पे जो तो भी मिला ये भी सही वो भी सही। खुद की गलती कोई नहीं स्वीकारता। नेता हमेशा है ना ये कोशिश करता है कि दूसरे पक्ष ने भ्रम फैलाया है, उसने की गलतफहमी में आ गया, लेकिन जनता गलतफहमी में नहीं आती। जो शर्मा जी भी कह रहे हैं, जो पटेरिया जी भी कह रहे हैं, जनता को सब समझदार है, जनता समझदार है, और समझदारी का साथ साथ वो सबक भी सिखाती है। तो रामनिवास रावत ये तो कह नहीं सकते कि मैं क्यों आया हूँ। यदि मैं चाहता तो वो वहाँ रहकर भी, यदि बीना विधायक की बात करें तो वो तो रहकर वहाँ भी काम करा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सरकार को झुकाने की कोशिश की, एक अपने कमिटमेंट को पूरा करवाने की कि मुझे मंत्री बनाइए तब मैं इस्तीफा दूंगा, इससे पहले वो कांग्रेस के पाले में चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। तो आप देखिए उनके जो व्यवहार से निश्चित तौर पर जनता ने समझ गई थी कि ये किसी विचारधारा से उससे नहीं, स्वेच्छा से और अपने मन की करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आए हैं। इस वजह से जनता ने सबक सिखा दिया। बिल्कुल। तो शर्मा जी, बुधनी को कैसे देखा जाए? एक साल में वहाँ भी 1 लाख की लीड अगर कम हो रही, 90,000 की लीड कम हो रही है, वहाँ भी यही था कि आपने मर्जी आए जिसको वहाँ पे टिकट दे दिया, और फिर आपको लगा कि वो तो हमारी जेब वाली सीट है, हम चाहेंगे जिसको जिता लेंगे। वहाँ भी पसीने छूट गए। नहीं, बुधनी में मैं सहमत नहीं हूँ। बुधनी का जो है 10-12 हजार की जो जीत हुई है वो ही 1 लाख की जीत के बराबर है, क्योंकि आप जब किसी बड़े आदमी की छाया में खड़े होते हैं तो आप कभी भी वृक्ष नहीं बन सकते। तो वहां शिवराज सिंह चौहान की वो सीट है, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट पड़ते हैं। देखिए, आज मैंने अपने विश्लेषण में एक बात कही है, प्रभु जी आप इससे सहमत होंगे, कि एक टीम का दौर था। नरेंद्र सिंह जी उसमें थे, शिवराज जी उसमें थे, कैलाश जी उसमें थे, प्रहलाद जी उसमें थे। इन 4-5 बड़े नाम जो उस समय युवा मोर्चे के और इन सब के हुआ करते थे, उनमें 3 नाम ऐसे हैं जिसमें शिवराज जी की गारंटी है कि वो जीतेंगे। ठीक है, हम रावगढ़ की बात कर सकते हैं, पर वो कोई मायने नहीं है उसका, लेकिन वो चुनाव जीतेंगे ऐसा करके ही आम धारणा बनती है कि जहां भी से लड़ेंगे, जैसे भी लड़ेंगे, वो चुनाव जीत जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपने जीवन के जितने चुनाव हैं वो सारे जोखिम भरे लड़े हैं। उन्होंने सुरेश सेठ को हराया, उन्होंने जो है महेश जोशी के भतीजे को हराया, अपने बेटे के माध्यम से उन्होंने संजय को हराया, वो मऊ गए तो मऊ में उन्होंने एक ऐसे आदमी को हराया। माने वो पुरुषार्थ का चुनाव लड़ करके जीत करके, यानी संघर्ष की सीट पर चुनाव जीत करके आए। प्रहलाद जी की ये स्थिति थी, एक बार जीतते थे, एक बार हारते थे। बाद में उनको समझ में आया कि ऐसे क्रांतिकारी राजनीति मत करो, जीतने की राजनीति करो। उन्होंने जीतना सीख लिया। इनके साथ में संगठन के बहुत बड़े जानकार हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी की कोई कमी नहीं निकाल सकता, इतने बढ़िया और संगठन के आदमी है, लेकिन वो चुनाव के मामले में फिसड्डी हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो कार्यकर्ता का काम करते हैं, लेकिन उसको एहसास नहीं होता कि ये काम कर रहे हैं। वो किसी को देख के हंसते नहीं है, उनका व्यवहार ऐसा लगता है, बहुत ही भले व्यक्ति होने के बावजूद भी व्यवहार में भलापन नहीं दिखता। उसके कारण उन्हें डैमेज होता है। और ये जो डैमेज है, ये रामनिवास रावत को भी खा गया, नरेंद्र सिंह जी को भी हंगामा करके चुनाव जीतना पड़ता है हर बार। तो ये चारों बड़े नेताओं का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो ये बात सामने आती है। जहां तक बुधनी का प्रश्न है, तो बुधनी में देखिए वहां बड़ी संख्या में एक जाति विशेष है, और वो जाति विशेष शिवराज जी को वोट देती थी, वो पंडित जी को नहीं दे सकती। इसलिए राजकुमार पटेल की लोकप्रियता तो यही तो सबक वहां भी है ना विजयपुर में, कि 65,000 शहरिया वाले हैं और 15,000 वाले रावत को आप थोप रहे हो। नहीं, बात 15, देखिए मनोज जी, फिर एक राजनीति नहीं, क्योंकि जाति की बात है इसलिए नहीं, मैं जाति की बात आपके सामने वही तर्क रख रहा हूँ। प्रभु जी भी हैं, ब्रजेश जी भी हैं, आप भी बड़े जानकार, तीनों पत्रकार हो आप। सरताज सिंह जी होशंगाबाद से चुनाव लड़ते थे, 1000 सरदार नहीं थे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और हर बार जीतते थे। अर्जुन सिंह को हराया उसने। यह जातिवाद का प्रश्न नहीं है। आप जाति के आधार पर वोट की पॉलिटिक्स करते हो तब की बात है ये। बुधनी विधानसभा सीट जो है वो हमेशा ही
जो है किरार समाज की रही है, चाहे वो चौहान को लगा लीजिए, चाहे फिर बाद में किसी और को लगा लीजिए, वो सब उनकी रही है। राजकुमार पटेल वहां से जीते। देव कुमार का था, किराने की दुकान से उठा के ले गए थे देव कुमार को। हनुमानगंज में जो है दाल चावल बेचते थे वो, और देव कुमार पटेल जो है राजकुमार तो पटेल विवा के बाद पटेल को विधायक तो बन के किचन आगे से जो- ले आए थे और महापौर बन गई थी, लेकिन वो दोहरा हाँ, लगता है। नहीं मैं वो तो यहाँ भोपाल से बनी, जी। वो समाज की मैं जातिगत पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो देव कुमार जी जब बने वहां जाकर के, तो हम सब लोग उस बीच में बैठते थे। तो वो था समाज का, और शिवराज जी ने वो समाज का वर्चस्व जो अपने फेवर में किया। लेकिन अब जब राजकुमार पटेल आ गए और उसी समाज के थे, और वो रमाकांत भार्गव के सामने खड़े हुए, तो समाज का बड़ा वोट ट्रांसफर होगा स्वाभाविक था, ये सबको मालूम था, ये शिवराज जी को भी मालूम था। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को दांव पर नहीं लगाया। उन्होंने पहले एक बार आजमाइश की कि मेरे बाद में क्या हो सकता है, उसका उन्होंने आकलन किया, और आकलन करने के बाद 10-12 हजार वोट से जीत गए। वो भी तब जीते जब 3 दिन तक शिवराज जी लास्ट में झारखंड छोड़ करके यहाँ आ गए। झारखंड हार गए वो अलग बात है, झारखंड छोड़ के यहाँ आए थे, तब 3 दिन में जीते हैं वो। उन्होंने अपने की वोटर्स को बोलना पड़ा कि नहीं जिताना पड़ेगा। और आज देखिए, आज अनेकों समाचार पत्रों में ये खबर है कि राजकुमार पटेल की लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हुई है वापस। तो ये वहां जो है बुधनी को हम विजयपुर के समान रूप से नहीं देख सकते। और फिर मैं एक बात कह रहा हूं, आप तीनों बड़े पत्रकार हैं, तीनों आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति चुनाव जिस सीट से लड़ता है, उस सीट को संभाल पाना मुश्किल होता है किसी और के लिए। इसलिए आने वाले समय में अभी आप देखिए कि रमाकांत भार्गव के साथ, क्योंकि हर आदमी शिवराज जी को चीफ मिनिस्टर बिल्कुल आपका इशारा हम भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं, लेकिन प्रभु जी वीडी शर्मा का जो कुछ होना वो दिसंबर में पता लग जाएगा। लेकिन राजकुमार, माफ कीजिए, जीतू पटवारी, उनका क्या भविष्य देख रहे हैं आप? क्योंकि एक जीत और एक लीड का अंतर, वो चाहे वो जातिगत समीकरण हो या किसी और मजबूरी के कारण हुआ है, लेकिन एक फाइट तो दी है अमरवाड़ा के बाद फिर बुधनी में। देखिए, जीतू पटवारी अब प्रदेश कांग्रेस के निर्विवाद नेता बनकर उभर कर सामने आएंगे। वो जो बड़े नेता थे, जो अभी तक पिछली 2 बैठक जो हुई थी, अभी उस बैठक से जो गैर हाजिर रहे, जिनने एक तरीके से असहयोग उनके साथ किया था, अब उनको पार्टी आला कमान का कोई प्रश्रय मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जीतू पटवारी ग्राउंड पे मेहनत करने का एक मादा उन्होंने दिखाया है, एक टीम वर्क उन्होंने दिखाया है। एक ऐसी लड़ाई को वो जीत कर आए हैं जहाँ पर कि लग रहा था कि बीजेपी की सरकार है और वो तो उपचुनाव वो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन उन्होंने मेहनत की, वहाँ पर वो जीत कर आए। और दूसरी जो राजकुमार पटेल वाली जो सीट है बुधनी की बात की जाए, तो भले राजकुमार पटेल किरार समाज की हूँ, यदि शिवराज सिंह चौहान का नाम वहाँ पर है तो किरार समाज को उधर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। 2006 के बाद राजकुमार पटेल वहाँ पर उतरे हैं, उसके बावजूद यदि वो ये पोजीशन वो ले आए हैं कि वहाँ पे लीड बहुत घटा दी उन्होंने, 90,000 से ज़्यादा की, तो ये मान के चलिए कि निश्चित तौर पर वहाँ पर भी कांग्रेस ने अपना आधार बढ़ाया है, मेहनत की है। तो ये पूरा साफ साफ संकेत सामने दिख रहा है इसका। तो इसका फायदा जो है निश्चित तौर पर जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते होगा। और अब उनके जो तेवरों में भी हमको एक बदलाव देखने को मिलेगा। जो जिनको नाराज हैं उनको मनाने के बजाय अब वो सख्ती करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और शुरुआत हमने देख ही ली, पहले कुर्सी गई, हो सकता है अगला नंबर नेता को हो। बहरहाल वक्त इतना ही है। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो नतीजों में सबक सबके लिए, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, उन नेताओं के लिए भी जो दल बदल किसी अन्य कारणों से करते हैं और कहा जाता है कि वो विचारधारा के कारण आ गए हैं। लेकिन जो नेता अगर 30-40 साल अगर एक विचारधारा को छोड़ सकता है तो वो दूसरी विचारधारा को इतनी जल्दी कैसे अपना सकता है। और दूसरा संदेश एक कार्यकर्ताओं ने भी दिया है कि अगर आप उसके मान सम्मान का ध्यान रखोगे तो वो आपके मान सम्मान का ध्यान रखेगा। बुधनी में जो काम कांग्रेस ने किया उसका नतीजा कांग्रेस ने देखा, और जो विजयपुर में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया उसका खामियाजा भी बीजेपी ने देख लिया है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।